लास्ट क्लास में हमने सिग्निफिकेटर्स के बारे में पढ़ा था कि हाउस के सिग्निफिकेटर्स कैसे देखते हैं और प्लैनेट के सिग्निफिकेटर्स कैसे देखते हैं और केपी कस्पल चार्ट क्या होता है, राशि चार्ट क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बेसिक चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने आपको ये भी बताया था कि प्लैनेट जो सिग्निफिकेटर्स हैं उसमें कैसे निकालते हैं, हाउस के सिग्निफिकेटर्स हमने अभी नहीं बताए हैं। तो देखिए, जब हम प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स की बात करते हैं तो हमने प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स में आपको राहु केतु को छोड़ के बाकी सारे प्लैनेट्स का निकालना बता दिया है। राहु और केतु का छोड़ के बाकी सारे नमस्ते प्लैनेट्स का निकालना बता दिया है। नमस्ते। तो आज हमारी जो क्लास है वो उसी के आगे रहेगी, ठीक है? हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आज कुछ भी। तो सबसे पहले जो राहु केतु का कॉन्सेप्ट किसी को पता है कैसे करते हैं? आइडिया है सर थोड़ा। राहु है जिस आइडिया? राशि में बैठा होता है उस राशि के अनुसार उसके विचार। हाँ, जिस राशि में बैठा है, जिसके साथ बैठा है और और थोड़ा सा जिस जो दृष्टि मतलब हाँ जो ग्रह है उसको देख रहा है। राहु तो किसी को देख दृष्टि रहा है। नहीं दे सकता, पर जो हाँ ग्रह वही है दृष्टि। उसको देख रहा है। पर अच्छा। इसमें भी कई पॉइंट ऑफ व्यू है ना, कोई डिग्रीज वाइज भी दृष्टि को मानता है और आप राहु बताओ। केतु D1 कुंडली उसमें देखना है, दूसरी में, हाँ राशि वाले में नहीं देखना। ठीक है। देखिए राहु और केतु मेरी स्क्रीन से शेयर हो रही है सभी को? मेरी स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी, हो रही है। हाँ जी जी सर, हो रही है। तो राहु और केतु जो होते हैं वो हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी में छाया हैं। क्या है? छाया। छाया का मतलब है आपका प्रतिबिंब। आपका क्या है? प्रतिबिंब। राहु केतु को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमने माना है एक अंधकार, एक धुआं, और जिनकी कोई सीमा नहीं होती, है ना? धुआं देखें आप, जब अपने घर में कोई धूप बत्ती जलाते हैं, कोई किसी भी चीज़ की आप धुआं मचाते हैं, हवन से, यज्ञ से, धूप बत्ती से, अगरबत्ती से, जिससे भी आप धुआं करते हो, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। और वो जिसके साथ जैसे-जैसे मिलता है, वो उस हिसाब से अपना रूप, रंग धारण कर लेता है। अच्छी हवा में ऑक्सीजन के साथ मिलता है, तो वो अच्छी ऑक्सीजन जैसा भी बन जाता है। और यदि और ज़्यादा पॉल्यूशन से जुड़ जाए तो और ज़्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राहु और केतु को हमने धुआं माना है, अंधकार माना है। और ये जो ग्रह हैं, खासकर जो राहु है वो रोड़ा अटकाता है। उसका काम है रोड़ा अटकाना। रोड़ा अटकाने का मतलब ये है कि आपका एंड ऑफ द टाइम, किसी भी इवेंट में, कोई भी आप काम कर रहे होंगे ना, तो उसके एकदम एंड ऑफ द टाइम वहाँ पे कोई ना कोई विघ्न बाधा आ जाएगी। विघ्न बाधा आ जाएगी, या हो सकता है उस काम में कोई अड़चन आ जाए, या उस काम में कोई गलती हो जाए। लेकिन ये जो चीज़ होगी एकदम एंड में होगी, कि आप अपनी मंजिल तक थे और उस मंजिल के पीछे, उस मंजिल के जस्ट 5 मिनट पहले कोई प्रॉब्लम आ गई। तो ये जो काम होती हैं, ये जो हरकतें होती हैं, ये सब राहु के होते हैं। और केतु का ये होता है कि केतु उन चीज़ों को लेकर डिटैचमेंट करा देता है। केतु क्या करता है? केतु डिटैचमेंट करा देता है। मतलब आप एकदम से किसी चीज़ के प्रति बड़े रुझान से कोई काम कर रहे थे, है ना? बड़े इंटरेस्ट के साथ आपने कोई काम की स्टार्टिंग करी। लेकिन हो सकता है कि जब उस काम को करने का अब वाक़ई में समय आ गया है ना, मतलब एंड ऑफ द टाइम, जब उस काम की अब एंडिंग आ रही है, कि यार उस काम को और अच्छे तरीके से करना है, तो हो सकता है कि वो काम आपका बीच में रुक जाए और आपका जो ध्यान है, वो कहीं और चला जाए। आप कहीं न कहीं उससे ऊबने लगो। क्या करने लगो? आप कहीं न कहीं उससे ऊबने लगो, कि यार अब इस काम में मन नहीं लग रहा, अब इसमें कुछ और करते हैं। तो ये काम केतु का होता है। बट ये जो केतु होता है वो लास्ट टाइम में नहीं देता, वो बहुत पहले देता है।
कि आपका धीरे-धीरे अब जो मन है वो ऊबने लगता है बस। अभी जैसे मान लीजिए कोई केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है, अभी मान लीजिए कोई केपी एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है और किसी का यदि केतु खराब है और उसका मन के साथ कांटेक्ट हो गया, मतलब चंद्रमा के साथ यदि कांटेक्ट हो जाएगा किसी भी संबंध से, तो होगा कि आप जैसे केपी कर रहे हो तो अभी जैसे केपी में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, हमने किसी चीज़ को बड़े इंटरेस्ट के साथ स्टार्ट किया है, लेकिन एंड तक जाते-जाते आप उससे ना ऊब जाओगे, यार इसमें अब बहुत हो गया, इसमें नहीं करते कुछ और नया, अब कुछ नया करते हैं। तो ये जो सिग्निफिकेटर्स होते हैं वो केतु के होते हैं। तो राहु और केतु को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में धुआं कहा है, डिटैचमेंट का कारक कहा है, वैसे ही हमारे केपी एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु को एक एजेंट कहा है। एजेंट का मतलब क्या है, जैसे कि आपने सुना होगा कि यार ब्रोकर, किसी भी काम को आज हमें कराना होता है तो हम किसको पकड़ते हैं? आज के टाइम में किसी एजेंट को पकड़ते हैं, किसी ना किसी ब्रोकर को पकड़ते हैं, जिसको थोड़ा बहुत पैसा-वैसा दिलाते हैं, वो अपना काम कर देता है। तो वैसे ही हमारे केपी एस्ट्रोलॉजी में राहु और केतु को मूर्ति जी ने एजेंट कहा है। और ये जो एजेंट हैं, ये बड़े भयानक हैं। ये जो एजेंट हैं, ये बड़े भयानक हैं, क्योंकि एजेंट का काम सीधा-सा है। इनको जहाँ से पैसा मिलेगा, ये उनका काम फर्स्ट पहले कर देंगे, है ना? एजेंट का क्या होता है? ऐसा ही होता है ना, कि जहाँ इनको ज़्यादा प्रॉफ़िट मिलता है, ये वहाँ पे अपना मुख कर लेते हैं। इनका खुद का कोई वो नहीं होता वैल्यू। तो वैसे ही राहु और केतु जो वैल्यूज़ होती हैं, वो उनकी खुद की कुछ नहीं होती हैं। ये जहाँ इनको अच्छा दिखता है, वे वहीं पे घुस जाते हैं, वहीं पे एंटर हो जाते हैं। ठीक है? तो देखिए, राहु और केतु को हमने एजेंट की परिभाषा से परिभाषित किया है केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर। अब जब हम बात कर रहे हैं कि इनके सिग्निफिकेटर्स की, अब हम जब बात कर रहे हैं इनके सिग्निफिकेटर्स की, तो राहु केतु का सिग्निफिकेटर्स जानने के लिए आप सभी को पता है कि राहु और केतु की अपनी कोई राशियां नहीं होती हैं। ये नोट्स हैं, ये छाया प्लैनेट्स हैं। तो ये जिन घर में बैठते हैं, उन घर की जो राशि होती है, ये उस राशि लॉट के अकॉर्डिंगली अपना रिजल्ट देते हैं। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, यदि किसी घर में बैठे हुए हैं, किसी हाउस में बैठे हुए हैं, तो उस हाउस में यदि कोई प्लैनेट के साथ बैठे हैं, मतलब कंजंक्शंस है, तो फिर वो उस प्लैनेट के साथ भी अपना रिजल्ट देते हैं। तो राहु केतु का जो रिजल्ट होता है, वो इस हिसाब से डिसाइड होता है। अब मान लीजिए कि राहु केतु किसी ग्रह के साथ नहीं बैठे हैं, बट वो किसी ना किसी राशि में ज़रूर बैठेंगे, ये फिक्स है। तो सबसे पहला जो लॉर्ड होता है, वो होता है उसका राशि लॉर्ड, उसका सबसे पहले वो असर देते हैं। उसके बाद असर देते हैं कि उस पर किस ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है? इस तरीके से हम राहु केतु को देखते हैं। बट एज़ अ केपी एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु को देखने के लिए, जानने के लिए उसके कुछ रूल्स हैं, उस पे सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले जो रूल है वो ये है कि राहु केतु जिस ग्रह के साथ बैठे हैं या एस्पेक्ट में है, मतलब दृष्टि में है, ये उसका रिज़ल्ट देंगे। और दूसरा रूल ये है कि राहु केतु जिस राशि में बैठे हैं और वो राशि का जो लॉर्ड है, वो जहाँ बैठेगा, है ना? वो राशि का जो लॉर्ड है, उस राशि लॉर्ड की कहाँ-कहाँ पे राशियाँ हैं, उस हाउसेस के सिग्निफिकेटर्स बनते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम कल वाले एग्ज़ाम्पल से ही बात करते हैं। ठीक है, कल वाले एग्ज़ाम्पल से ही बात करते हैं। तो इस कुंडली में सबसे पहला जो स्टेप था, देखिए जो 4 स्टेप थे वो तो वही रहेंगे, बट इसमें 2 स्टेप्स एडिशंस होते हैं बस। तो बाकी के ये 4 स्टेप, बाकी के वो 2 स्टेप। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या था? श्वेता जी बताओ आप, फर्स्ट स्टेप क्या था? मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? हाँ जी सर। जी सर। श्वेता जी आप कहाँ हो?
क्लास में हो या फिर घूम रहे हो कहीं? रुचि जी आप हो क्लास में? सर मैं क्लास में ही हूँ। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो रूल था वो क्या था, बताओगे आप? हाँ मैं बता रही हूँ। राहु केतु में ना, आप कह रहे हो राहु केतु के सिग्निफिकेटर निकालने के लिए। कल मैंने जो आपको बताया था, कल जो 4 रूल मैंने शेयर किए थे ना, वो पूछ रहा हूँ मैं। तो उसमें प्लैनेट नक्षत्र लॉर्ड किस प्लैनेट में किस हाउस में बैठा है? फर्स्ट रूल था वो जो 4 रूल्स आपने बोले थे। ये आपने लिखवाया ना, ये जो 4 पॉइंट, जो हाउस ऑक्यूपाइड बाय द स्टार लॉर्ड ऑफ द प्लैनेट, और प्लैनेट का ही खुद itself। ठीक है, अब म्यूट कर लो आप अपने आप को। अब आप देखिए कि सबसे पहला जो रूल था कि किसी भी ग्रह का जिसके बारे में आप सिग्निफिकेटर्स देख रहे हो, उसका सबसे पहले आप देखोगे नक्षत्र लॉर्ड, कि उसका नक्षत्र लॉर्ड कौन है। तो यहाँ पे आप देखें इस चार्ट में कि इस चार्ट में केतु का नक्षत्र लॉर्ड कौन है। केतु का नक्षत्र लॉर्ड है आपका वीनस। राहु का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो क्या है, वीनस। ठीक है। अब ये वीनस कहाँ बैठा हुआ है, इसको चार्ट में देखें। तो वीनस बैठा कहाँ हुआ है, इसको कहाँ से देखेंगे, केपी चार्ट से। तो आप देखें कि वीनस कहाँ बैठा है, इधर पे 7th हाउस में बैठा है, इधर 7th हाउस में ये। तो सबसे आगे आपका एक पॉइंट 7th हाउस। सर राहु का नक्षत्र लॉर्ड देखते हैं? क्यों नहीं दिखेंगे। अच्छा उसके सर, बाद राहु हाँ भाई राहु का मतलब राशि लॉर्ड नहीं देखते क्या? अभी आप देखें क्या क्या देखते हैं, क्या क्या नहीं देखते हैं। ठीक तो है सबसे सर। पहला जो रूल था कि हाउस ऑक्यूपाइड बाय द स्टार लॉर्ड ऑफ द प्लेनेट। तो राहु का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो वीनस है, तो वीनस 7th हाउस में बैठा हुआ है, इसलिए 7th एक पॉइंट आ गया हमारे पास। सेकेंड जो पॉइंट है वो क्या है, राहु सेकेंड खुद पॉइंट कहाँ बैठा है? कि राहु खुद कहाँ बैठा हुआ है। राहु खुद कहाँ बैठा था, तो राहु बैठा है इधर पे 3rd हाउस में। ठीक है। इसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, हाउस यॉन्ड बाय द स्टार लॉर्ड ऑफ द प्लेनेट। ये जो वीनस वीनस की जो उसका राशि। स्टार लॉर्ड है, ये जो वीनस जो उसका स्टार लॉर्ड है, उसकी राशियां कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है। तो राहु का जो स्टार लॉर्ड है एनएल जो है वो कौन है, वीनस। वीनस की राशियां कौन सी होती हैं, 2 and 7। अब ये 2 and 7 है, ये आपके राशि चार्ट में कहाँ पर है। आप देखिए इधर इधर है ये 5th हाउस में और 12th हाउस में, 5th में एंड 12th में। तो ये जो है वो राशि चार्ट से है। इसके बाद हाउस यॉन्ड बाय द प्लेनेट इटसेल्फ। तो राहु की जो राशि है, राहु जो राशि है, राहु की जो राशि है, तो राहु की तो राशि है ही नहीं।
तो राहु की राशि नहीं है, तो यहाँ पे जो 4th स्टेप होता है ना, वो अप्लाई नहीं होता है। अब 5th स्टेप देखें आप। 5th स्टेप ये है, कहाँ गया? 5th स्टेप ये है कि राहु पर किसकी दृष्टि आ रही है या वो किस ग्रह के साथ बैठा है। अब दृष्टि की यदि हम बात करते हैं ना, दृष्टि की बात करते हैं, तो राहु और केतु एक दूसरे को हमेशा ही देखेंगे, ये फिक्स है। इसलिए हमने इनकी दृष्टियों को लिया भी नहीं है, क्योंकि यदि हम इनको ले लेंगे तो आप देखेंगे कि राहु और केतु के पास पूरे के पूरे 12 हाउसेस आ जाएंगे, क्योंकि कुछ हाउसेस केतु कवर कर देगा, कुछ हाउसेस राहु कवर कर देगा। तो राहु केतु की यदि हम दृष्टि को मानने लगेंगे तो पूरे 12 हाउसेस में कवर हो जाएगा राहु और केतु। इसलिए हमने राहु केतु की आपस में दृष्टि नहीं मानी है कि यदि केतु की राहु पे पड़ रही है तो उसका भी इंक्लूड करोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। राहु पे केतु को छोड़ के यदि किसी ग्रह की दृष्टि है तो आप उसको माने। तो आप देखिए कि इस चार्ट में राहु किसी भी ग्रह के साथ नहीं बैठा हुआ है ना, कंजंक्शन तो है नहीं, तो नो कंजंक्शंस आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नो युति। और राहु पर किस ग्रह की दृष्टि है, तो जो दृष्टि होती है वो आपको हमेशा राशि चार्ट से देखना है। तो देखिए राहु यहाँ पे 3rd हाउस में बैठा हुआ है, 9th हाउस में मून और केतु बैठा हुआ है, तो केतु और मून की आपस में दृष्टि जा रही है राहु पर, बट हम केतु की दृष्टि नहीं मानते हैं, तो केवल हम मून की दृष्टि को इंक्लूड करेंगे कि मून की दृष्टि आ रही है। तो यहाँ पर जो है वो मून की दृष्टि आ रही है। अब मून की यदि दृष्टि आ रही है, हमारे पास क्या इंक्लूड हो गया है, मून इंक्लूड हो गया है पूरा का पूरा। क्या इंक्लूड हो चुका है हमारे पास, मून। तो आप देखिए कि जो मून है, कल हमने निकाला था मून का, ये है। तो मून का जो टोटल नंबर्स आ रहे थे कल, वो कितने थे हमारे पास, 8 7 10 2, 8 7 10 2। तो यहाँ पर पॉइंट्स हो गए हमारे पास 8 7 10 एंड 2। नाइन भी था सर। कल वाले में जी, 9। 9th हाउस में मून खुद भी तो बैठा है ना। तो यहाँ पे एक और हाउस आएगा 9, ठीक है। तो इफेक्ट केवल मून के थे, युति कोई था नहीं। इसके बाद ये जो है कि मून जो है, राहु जो है, ऑनर प्लेनेट ऑफ द साइन इन वेयर इट इज प्लेस्ड, कि जो राहु है वो किस राशि में बैठा है, उस राशि का जो लॉर्ड है वो कहाँ पर प्लेस्ड है। तो देखिए राहु कहाँ पे बैठा हुआ है, राहु बैठा था आपके सिंह राशि पर, सूर्य की राशि पर। राहु का जो राशि लॉर्ड है, राहु का जो राशि लॉर्ड है वो कौन है, लियो साइन। इसके देवता कौन है, सन। और सन बैठे कहाँ पर है, इस कुंडली में वो 6th हाउस में बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे ना 6th हाउस में। मुझे नहीं सुनाई दे रहा या किसी को भी नहीं दे रहा।
आवाज आ नहीं रही। हाँ हाँ कुछ नहीं नहीं आ रही सुना, है सर की। आवाज नहीं आ रही। ये विनीता जी, ये इसमें जैसे इन्होंने बताया प्लेनेट के सिग्निफिकेटर निकालने के लिए नक्षत्र लॉट का, तो ये डायरेक्ट प्लेनेट का एनएल देखेंगे या एसएल का एनएल देखेंगे? जब भी प्लैनेट की बात होती है तो डायरेक्ट देखते हैं, जब कस्प की बात होती है तो एसएल का एनएल देखते हैं। अच्छा, प्लेनेट सिग्निफिकेटर। देखिए वो आप जो भी पढ़ा हो, है ना, बट मैंने तो अपने एक्सपीरियंस में यही किया हुआ है कि क्या मैं आप तो चलो। मैक्सिमम यदि 5 डिग्री का जो एक्सपीरियंस होता है ना, 5 डिग्री का यदि बीच का है गैप, तब तो मैं हम्म। उसको स्ट्रॉन्ग मानता हूँ, बहुत अच्छा, कि उन दोनों के जो कंजंक्शंस बना हुआ है, चाहे वो राहु केतु का हो या कोई भी ग्रह का हो, वो बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, सर मैं ठीक है? स्ट्रांग और वीक की बात ही नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ जो सिग्निफिकेटर में हमने कंजक्शन लिया, जैसे इसमें तो था नहीं ना, तो कंजक्शन में जो सिग्निफिकेटर लेने हैं वो दूसरा प्लेनेट अगर विद इन 6 डिग्री होगा तब उसको कंजक्शन मान के उसके सिग्निफिकेटर लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, मेरा बस ये मतलब था। हाँ, तो बाकी अभी आप आप चलो देखिए आप। ना, केतु को देख पे हम बात है हाँ जी सर, चलिए चलिए कोई नहीं, है ना? फिर समझ लूंगी। तो देखिए फिर ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया कि राहु जो है वो जिस राशि में बैठा हुआ है, उस राशि का जो लॉर्ड है, वो जहाँ पर बैठा हुआ केवल उसको उसकी प्लेसमेंट लेना है, बस और कुछ नहीं लेना है। इसके बाद आप देखिए केतु को देखिए, अब आप केतु का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? जुपिटर है। केतु का नक्षत्र लॉर्ड जुपिटर है। जुपिटर किस हाउस में बैठा हुआ है? फर्स्ट हाउस में, 8th हाउस में बैठा हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट में आ गया कि जुपिटर 8th हाउस में बैठा हुआ है। दूसरा, केतु खुद कहाँ बैठा हुआ है? तो केतु मेरे चार्ट में 9th हाउस में बैठा हुआ है, एग्जाम्पल चार्ट में। तीसरा स्टेप क्या था? तीसरा स्टेप था कि केतु जिन राशियों में बैठा हुआ है, केतु केतु का जो नक्षत्र लॉर्ड है, उस नक्षत्र लॉर्ड की जो राशियां हैं, तो केतु का नक्षत्र लॉर्ड यहाँ पे जुपिटर है, और उस जुपिटर की जो राशियां हैं, तो राशियां कौन सी हैं? राशियां हैं 9 एंड 12। 9 और 12 कहाँ पे आ रही हैं? तो एक तो आ रही 7th हाउस, दूसरी 10th हाउस। तो एक पॉइंट हमारे पास 7 एंड 10 भी हो गए। जो चौथा कॉन्सेप्ट है वो है कि केतु के साथ किस ग्रह की, ठीक है, केतु पर किन ग्रहों की दृष्टि है, एक तो उसका इफेक्ट आएगा, और केतु पर किन ग्रहों का योग बना हुआ है, मतलब कंजंक्शन किन ग्रहों के साथ बनी हुई है, उसका योग आएगा, ठीक है। तो आप देखिए इधर पे कि केतु मेरे चार्ट में कहाँ पे किसके साथ बैठा है? मून के साथ बैठा हुआ है। केतु जो है वो मून के साथ बैठा हुआ है। केतु मून के साथ बैठा हुआ है, और इस पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है। देख लें, दृष्टि आ रही है तो राहु की आ रही है, तो राहु को कंसिडर करेंगे नहीं। सन की मार्स की, किसी की भी है, ठीक है। तो केतु पर किसी भी ग्रह की दृष्टि नहीं आ रही है, हम यहाँ पे नो एक्सपेक्ट कर देते हैं। इसके बाद अब केतु बैठा है मून के साथ, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो केवल और केवल 4 डिग्री का डिफरेंस है। अब आप देखिए अब आप देखिए ये जो 4 डिग्री या 5 डिग्री या किसी भी डिग्री की जो आप बात कर रहे हैं, ये केवल ना वैदिक एस्ट्रोलॉजी में अप्लाई होता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी वाले लोग यही है कि यदि किसी भी ग्रह के साथ जिस ग्रह के साथ बैठे हैं, वो उसके हिसाब से रिजल्ट देंगे, ये आप मान के चलें, भले ही कम ज़्यादा।
ये कम और ज़्यादा की जो नंबर की जो क्वांटिटी है ना, ये जो स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं हम, कि कम मिलेगा रिज़ल्ट या ज़्यादा मिलेगा। ये कम या ज़्यादा देखने के लिए स्ट्रेंथ पे देखते हैं बस, स्ट्रेंथ को ठीक देख लेते हैं, ठीक कि वो कितना दे स अब जैसे मान लीजिए कि ग्रहण जो बना हुआ है मेरे चार्ट में, मून और केतु का, जिसके 4 डिग्री ज़्यादा योग बन गया है। तो ये जब बोलेंगे ना कि यार कितना इफ़ेक्ट मिल सकता है, तो ऐसा बोल सकते हैं कि यार बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलेगा, क्योंकि योग कम है, बहुत वैसा है ना, मजबूत है योग। तो यहाँ पर केतु देखिए, केतु के साथ है तो फिर केतु जिन-जिन हाउसेस को देखेगा, मतलब केतु के सॉरी, मून जिन-जिन चीज़ों को सिग्निफिकेटर्स है, तो मून यहाँ पे किनका था? मून था यहाँ पे 8, 7, 10, 2, ठीक है? 8, 7, 10 इनको बता रहा 8, 7, 10 एंड 2। तभी हम बात करेंगे अब और 5th स्टेप क्या था हमारा? सॉरी, स्टेप तो शायद अप्लाई ही नहीं हुआ। हाँ, 4th स्टेप अप्लाई नहीं हुआ, ये 5th स्टेप है। ये स्टेप 5th वाला था। तो 6th स्टेप हमारा कौन-सा था? 6th है द प्लैनेट, द साइन इन वेयर इट इज़ प्लेस्ड। तो छठवां जो स्टेप है वो है कि वो जिस राशि में बैठे हुए हैं, वो राशि लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। तो यहाँ पे जो केतु है वो शनि की राशि में बैठा है, शनि की राशि में बैठा है और शनि 10वें घर में बैठा है, 10th में। तो बस ये जो नंबर आ गए हैं, ये नंबर होते हैं केतु के। तो ये कितने 2 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया। 7, 10 तो रिपीट हो और 8 जुड़ गया, मतलब 9 आ गया और 8 9 आ गया बस। जो फाइनल नंबर्स कितने आए हैं? 9, 8, 7, 2 एंड 10 बस इतने ही आए हैं। ये केतु के फाइनल नंबर्स हैं। ये केतु के फाइनल हैं। ये जो सिग्निफिकेटर्स हैं, ये आपको कोई भी सॉफ्टवेयर निकाल के नहीं दे सकता है, खासकर राहु और केतु के, क्योंकि कोई भी सॉफ्ट इतनी मगजमारी नहीं करता है, इतना दिमाग नहीं लगाता वो, ठीक है? और जो सॉफ्टवेयर देते हैं, तो हो सकता है कि उसमें भी हों। तो आप जब भी राहु केतु की बात करें, तो राहु केतु का आप कैलकुलेट करके निकाल लें, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये क्लियर है? जी सर। जी सर। सर इसकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर आपको राहु केतु में कंफ्यूजन ही रहती है हमेशा। केतु में जो है वो कॉल होता है इसमें, ठीक है? तो इसकी तो आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे सिग्निफिकेटर्स की यदि हम लिस्ट बना लें एक, तो सन जो है, सन का क्या है? उसके बाद मून का क्या है? देखिए सन का कितना था? सन का था 1463।
मून का कितना था? मून का था 8 7 10 2 7 10 2 8 7 10 2। इसके बाद मार्स का कितना है? 6 7 6 7 3 11 3 11। इसके बाद फिर शनि का कितना है? शनि का है 6 11 1 4 8 9 6 11 1 4 8 9 6 11 1 4 8 9। फिर वीनस का कितना है? 6 7 3। वीनस का है 7 3 5 6 7 3 5 12 3 5 12। इसके बाद मरकरी का कितना है? 9 6 1 4। मरकरी का है 9 6 1 4 6 1 4। फिर राहु और केतु का कितना है? राहु का है सबसे ज्यादा तो राहु का ही है 7 3 5 12 8 9 10 2 and 6 7 3 5 12 8 9 10 2 6। केतु का कितना है? 10 2 7 8 9। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जो है वो सारे सिग्निफिकेटर्स आ चुके हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, जैसे हम कहते हैं प्लेनेट के सिग्निफिकेटर्स। प्लेनेट के सिग्निफिकेटर्स हम प्लेनेट सिग्निफिकेटर्स कहते हैं। तो ये जो चीज़ है वो आप सभी को आज की क्लास का यही होमवर्क रहेगा कि आपको आज राहु केतु का भी इंक्लूड करना है जो आपने होमवर्क किया था। ठीक है, तो एटलीस्ट आप, और आपको जो होमवर्क करना है वो अपनी चार्ट और किसी और के चार्ट पे नहीं करना है। किसी और के चार्ट पे कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अपने चार्ट पे तो करना ही है। ये सर ये जो आपने निकाले हैं ना जो सिग्निफिकेटर, ये इसकी डेट ऑफ बर्थ का मतलब बता दीजिए ताकि हम ये इसके भी निकाल के मैच कर सके कि ये सेम आ रहे हैं कि नहीं। अच्छा, इस बंदे की जो डेट ऑफ बर्थ है, जिसका ये चार्ट है, ये है आपको ठीक है, बंदे का नाम भी ले लो। आप भी कह सकते हैं। अच्छा सर, ये आपने डेट ऑफ बर्थ, हाँ, ये राहु केतु के रोज आपने यहाँ पे एक एक करके बोलो आप। अच्छा 7 क्या 2 बोल रहे हो? दिखाई बोलिए नहीं सर दे बोलो। रही। मितिका जी क्या बोल रहे हो? मैं कह रही हूँ सर, आपने जैसे कल 5 लिखे थे ना, वैसे आपने राहु और केतु के रूल्स लिखे हैं आज स्क्रीन पे। सब लिखा हुआ है, देखना है दिखाना आपको। सर, एक बार स्क्रीन शॉट ले लूँ जरा।
ये देखो, ये जो 4 स्टेप्स थे ना, ये 4 स्टेप्स वही है और बाकी के 2 और ऐड हो जाते हैं। ठीक है सर, ले लिया स्क्रीनशॉट। सर वो डेट ऑफ बर्थ गायब हो गई, आपने बताई थी। डेट ऑफ बर्थ नहीं पता चली, क्या है आप बता दीजिए, ऐसी स्क्रीन पे नहीं पता चल रही। ये 7/12/1997 शाम को 8:18 जबलपुर मध्य प्रदेश। 6:40 है ना? हाँ, सर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है? सोच लो, अभी इतना छोटा हूँ मैं। सर मेरी बेटी बराबर की है, 97 बॉर्न है वो भी, नहीं 98 सॉरी। अच्छा, मेरा बेटा भी 97 बोर्न। पहले हमारे पैर छुआ करो आके क्लास में। और सर 12वें महीने का ही है वो। सर आप कितने सालों से कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी? पैदा ही एस्ट्रोलॉजी में ही हुआ है। नहीं, अवश्य ना, ये शेयर नहीं करना था। पहले ना हमने एस्ट्रोलॉजी सीखनी शुरू कर दिया। सर एक अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ पे तो करेंगे ही, एक डेट ऑफ बर्थ और आप दे दीजिए जिसमें सबके मतलब सब एक ही निकालेंगे तो पता चल जाएगा कि ये सही निकाले हैं कि नहीं सही, वरना तो सब अपना अपना बताएंगे, पता ही नहीं चलेगा किसका सही है किसका गलत है। बिल्कुल सही कह रहे हो सीमा जी। अच्छा, इसका जो जन्म है वो है 2:10 मॉर्निंग। किसका सर? इसका भी जबलपुर में ही है। क्या नाम सर? क्या करना है आपको? सर ये ग्रुप पे डाल देना। कहाँ लिख रहे हो सर, दिख नहीं रहा है। यहाँ लिख रहे हैं, स्क्रीन नहीं दिख रही है आप लोगों को? नहीं सर। आपका जहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखा है वही स्क्रीन दिख रही है। हाँ तो वहीं नीचे। नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा। ये फालतू का ऐप है यार। अभी दिख रही है? आ रही है। हाँ जी हाँ जी। हाँ दिख गई। तो इनके हम सारे ही निकाल दें। हाँ, सब निकाल लेना। ठीक है। और ये जो सेकेंड चार्ट है ना, ये काफी डिफिकल्ट। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात। इसकी लाइफ मतलब खतरनाक लाइफ है इसकी, कैसी लाइफ है? भयानक। अच्छा, भाई है आपका? भाई नहीं है, रिश्तेदार में है। अच्छा, बर्थ नहीं पता चली। ये तो लिख के 6/12/1997 आए। बस सर, और अभी कुछ और कराएंगे आप? 12/1997 और टाइम 2:10। 6:40 जबलपुर। नहीं, 6:40 तो सर का था, तो वो तो 93 है, 93 है। 6/12/1993। तो मिस हो गया मेरा। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं देख रही हूं। एक मिनट, सब बोल रहे हैं ना, पता ही नहीं चल रहा है।
ये मैं क्या ग्रुप में ही भेज देता 6/12/1993 जबलपुर। हूँ। हाँ जी, अब रहने दो, दो मैंने बज सब के भेज दिया दस है ग्रुप मिनट में। सुबह के। 2:10 रात के होंगे ना? हाँ वही रात की, सुबह AM लग क्या जाता करना है सर इसका? है। वही सिग्निफिकेटर निकालना है। सिग्निफिकेटर्स निकालना है। अभी? नहीं निकाल होमवर्क है। कल। अच्छा, सारे होमवर्क है। सिग्निफिकेटर राहु केतु तो के वो मैं, इंक्लूडेड। ठीक है सर, मैं गायब हो गई लेना तो थी। पता चल जाएगा कि हमने सही निकाले हैं कि नहीं निकाले। ठीक है। और ये जो चार्ट है ना, ये काफी भयानक चार्ट है। इसमें एक ही हाउसेज में, थर्ड हाउस में आप देखेंगे तो 4 से 5 प्लेनेट एक ही हाउस में बैठी हैं। ठीक है। हाँ, हमारे साथ भी एक पूनम जी थी, उनके भी 6 प्लेनेट एक ही हाउस में बैठे हुए थे। उतनी चार्ट डिफिकल्टी भी है। लाइफ में काफी स्ट्रगल रहा है, और मैरिज में भी काफी प्रॉब्लम रही है, नौकरी में भी एक बार काफी ये जो प्रॉब्लम रही आपने, है, मतलब ठीक, हर अच्छा, एक चीज ये जो प्रॉब्लम रूट्स रही है है। ना, ये भी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा आप इसके। तय कर दूंगा मैं, टेलीग्राम पे डाल दूंगा ये चीज में। ठीक है। चलो, जैसे मर्जी कीजिए। हम्म। देखिए, अब हम बात करते हैं हाउस के सिग्निफिकेटर्स के बारे में। ठीक है। तो सब जब हाउस सिग्निफिकेटर्स में, हाउस के सिग्निफिकेटर में क्या क्या देखा होगा? आपने देखा होगा उसमें एक होगा, अभी देते हैं। उसकी बात करते हैं। ठीक है। तो हाउस सिग्निफिकेटर्स को निकालने के लिए, हाउस निकालने के लिए भी आपके पास कुछ चीजें होती हैं। होता है आप लॉर्ड, एक होता है सब लॉर्ड, होता है राशि लॉर्ड, होता है राशि लॉर्ड। एक होता है आपके पास लॉर्ड, दूसरा स्टार लॉर्ड, तीसरा सब लॉर्ड, और उसके अंदर भी एक में जा रहे हो तो सब लॉर्ड। तो जब हम हाउस सिग्निफिकेटर्स की बात कर रहे हैं, तो हाउस सिग्निफिकेटर जस्ट का अपोजिट क्या है? आपकी वॉइस कट रही प्लेनेट है। का अपोजिट है। अंकित, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर, कट कट के आ रही है। अभी तो सबको ऐसे ही हो रहा है? हाँ जी, कट कट के आ रही है। ऐसे करो, टीच मिनट को छोड़ दो, कल जूम पे ही करा देना। हमें नहीं समझ आ रहा, आवाज ही नहीं आ रही। चला गया फिर आवाज। सही बात, अपोजिट कल करते हैं फिर। बोला ही नहीं। Ask करो कि- आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ जी, अब आ रही है। ठीक है।
देखिए अब आपका भी। तो मैंने आपसे कहा कि जो हाउस सिग्निफिकेटर्स होते हैं वो प्लैनेट सिग्निफिकेटर के जस्ट अपोजिट होते हैं, ठीक है? हाउस सिग्निफिकेटर्स प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स के ना जस्ट अपोजिट होते हैं, क्योंकि हाउस सिग्निफिकेटर्स कोई अलग चीज़ नहीं है, वो प्लैनेट सिग्निफिकेटर से ही बनता है। अब ये बनता कैसे है? देखिए, आप जानते हैं कि आपके पास कितने हाउसेस होते हैं टोटल? 12 हाउसेस। तो आपने इन 12 हाउसेस को एक साथ लिख लेना है। यदि आपसे प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स निकालते बन जाएँगे तो ये बहुत मामूली चीज़ है इसको निकालना, कोई बड़ा काम नहीं है। अब आप देखिए कि हमारे पास प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स कौन से आए थे? देखिए आप, ये वाले आए थे। तो इनके लॉर्ड ले लेंगे। ठीक है? तो अब आप देखिए इसमें कि 1 हाउस को कौन-कौन प्लैनेट दिखा रहा है। फर्स्ट हाउस का कौन-सा लॉर्ड है जो सिग्निफाई कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए आप 1 को कौन-कौन बता रहा है? 1 को बता रहा है सन। वो कौन बता रहा है? सन बता रहा है। इसके बाद कौन बता रहा है? मरकरी। सैटर्न भी बता रहा है सर। के बाद सर, समझ नहीं आया, दोबारा रिपीट कर दो सर, आवाज चली गई थी। ठीक है। देखिए हाउस सिग्निफिकेटर्स जो होते हैं वो प्लैनेट सिग्निफिकेटर के जस्ट अपोजिट होते हैं। तो यदि आपको प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स निकालते बन जाता है तो आपको हाउस सिग्निफिकेटर्स निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी कभी। आपको केवल इसमें इतना करना होता है कि जो आपके प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स हैं, है ना? तो आपने देखिए आप प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स में सन जो है वो 1, 4, 6 के दिखा रहा है, मून 8, 7, 10 टू 9 को दिखा रहा है। तो जब हम हाउस सिग्निफिकेटर्स को देखते हैं तो इसमें ये चीज़ निकालना होता है कि कोई भी हाउस, अब हम उसको डिवाइस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द हाउसेस के। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट हाउस के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट हाउस में कौन-कौन को दिखा रहा था? फर्स्ट हाउस को डिनोट करता है सन, दूसरा कर रहा है यहाँ पे शनि, तीसरा कर रहा है मरकरी। ये 3 प्लैनेट जो है वो फर्स्ट हाउस को इंडिकेट कर रहे हैं इधर पे। पहला कर रहा है आपका सन, दूसरा कर रहा है आपका मरकरी, तीसरा कर रहा है शनि। ये 3 प्लैनेट हैं। मतलब सर कि जो हमने प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स निकाले थे उसमें जो जो प्लैनेट 1 फर्स्ट हाउस को सिग्निफाई कर रहा है उनको हम यहाँ डाल देंगे। सही कह रही हूँ सर? आवाज नहीं आ रही आपकी। सर की आवाज चली गई शायद फिर से। हाँ यही मतलब लग रहा है जो बता रहे हो ये, उसके अकॉर्डिंग तो। बार बार आवाज आ रही है। सर कल ही पढ़ा देना जूम पे, कोई नहीं फायदा है। तो अभी फिर से तो हो रही है। मैं भी परेशान हो गया सैप के साथ। सर छोड़ दो, अपने आप पढ़ाते रहेंगे फिर, जब मना कर रहे हैं कल पढ़ाना। नहीं फिर जूम पे इंटरेस्ट तो नहीं बन रहा बिल्कुल भी, ऐसे ना बार बार डिस्टरबेंस हो रही है। मजा